बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो लेटेस्ट है वो ये है कि इमरान खान साहब की बहनें और उनके पार्टी के लोग उन्हें मिलने के लिए पहुँचे थे, लेकिन कल जब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया और उसके जो असरात हैं वो ये है कि जो भी गेम डाली गई थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तकसीम हो गई है, एक ये खेल खेला गया था, चंद लोगों को इस्तेमाल किया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और मैं उन्हें बदनीयत नहीं कहता। एस्टेब्लिशमेंट करती है कि उनको थोड़ा सा आसरा करती है कि आपके थ्रू हम इमरान खान को बाहर निकाल देते हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। वो बंदा चला जाता है, इमरान खान से बात करता है, उसकी मिन्नत तरला करता है, बाहर आ कहता है जी मैं निकालूंगा। अब हर एक के अंदर हीरो तो होता है ना। जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको बड़ा शौक होता है कि आप ज़्यादा मकबूल हो जाए या आपका ज़्यादा नाम हो जाए या आप सबसे आगे निकल जाए। इमरान खान को मैं निकाल कर लाया हूँ, तो इस चक्कर में वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने सारा बयानिया ही तोड़ दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो किसी को नहीं कहा कि जाके मुज़ाकरात करो या कोई डील करो मेरे लिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, लोग ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। उन्होंने दो लोगों के नाम लिए, एक अली अमीन का नाम लिया और एक नाम लिया आजम सवाती साहब का। तो तीसरा नाम इमरान खान साहब ने इसलिए नहीं लिया कि वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बैरिस्टर साहब का। लेकिन अब आप देखें मीडिया कैसी बारीक वारदात डालता है कि बैरिस्टर साहब के जिम्मे डाल रहा है कि उसको कहा होगा मुज़ाकरात करने के लिए, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते और मुज़ाकरात कर रहा है। तो बैरिस्टर साहब के राब्ते और मुज़ाकरात ख़त्म कब होते हैं? जो उनको करवाने पड़ेंगे। ये सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का मीडिया भी जानता है कि वो मोहसिन नकवी हैं खैबर पख्तूनख्वा के। जैसे शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी मौजूद है, वैसे ही अली अमीन के साथ बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं। और इन दोनों की हैसियत का आपको अंदाज़ा है और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की हैसियत का भी आपको अंदाज़ा है कि क्या है। अब इमरान खान साहब की बहनों को आज फिर अडयाला जेल के बाहर रोक लिया गया। हालांकि लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया, मंगल वाले दिन जब इन्होंने वहाँ पे धरना दिया, तो पुलिस वाले आए और उन्होंने आकर यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र रहें, जुमेरात को हमें बताया गया कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, तो आप अभी चले जाएं, जुमेरात को आपके भाई के साथ मुलाकात हो जाएगी। ये पुलिस पे यकीन करके चले गए। लेकिन आज इमरान खान की बहनों ने कहा कि पुलिस ने हमारे साथ झूठ बोला था, हम मुलाकात करने के लिए आए, इन्होंने नहीं मिलवाया। और फिर क्या कुछ हुआ ये सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान की बहनों ने क्या कहा। इमरान खान की एक और बहन है उज़्मा खान, उन्होंने कहा कि सबके पास ये ऑप्शन होता है, किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ना हो। ऑप्शन तो इमरान खान के पास भी है, मगर जालिम का अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई मजबूर नहीं है, हर दौर में फिरौन गुजरा है। हमें अल्लाह से उम्मीद नहीं बल्कि अल्लाह पर पूरा यकीन है कि इमरान खान सुरखरू होंगे, ये उज़्मा खान साहबा ने कहा। अब हुआ यह कि इमरान खान की बहनों को, उमर अयूब को, ज़रताज गुल वज़ीर को, साहबजादा हामिद रज़ा साहब को और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और दीगर लोग जो मिलने के लिए आए थे, उन्हें रोक दिया गया। अलीमा खान और इमरान खान की बहनें एहतजाज पर बैठ गईं और जाने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, रहनुमाओं को भी नहीं मिलने दिया गया, वकला को भी नहीं मिलने दिया गया और बहनों को भी नहीं मिलने दिया गया, फैमिली को भी नहीं मिलने दिया। उमर अयूब साहब ने इस मौके पर कहा कि शहबाज शरीफ से बड़ा झूठा कोई नहीं है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो उन्होंने लगाई है, कितनी देर तक दे सकते हैं? रुपए की कदर कम होने से मुल्क पर 14,450 अरब रुपए कर्जा बढ़ा है। महंगाई कहां से कहां जा रही है, अभी मजीद मसाइल खड़े होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में कह रहे हैं जी हम कीमतों में कमी नहीं कर रहे, हम फायदा बलूचिस्तान को देंगे। कैसे देंगे जी आप? क्या अगर आप पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे तो फिर आप बलूचिस्तान को फायदा नहीं देंगे? क्या बलूचिस्तान के लोगों से आप टैक्स नहीं लेते? क्या सिंध के लोगों से आप टैक्स नहीं लेते? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग आपको टैक्स नहीं देते? तो वो जो टैक्स आपको मिलता है उस पैसे से आपने डेवलपमेंट करनी है ना। जो बेशुमार पैसा आपको मिलता है उससे आपने डेवलपमेंट करनी है। या फिर आपने अब पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ा के अपने सड़कें बनानी है जी। सड़क नहीं बन सकती जब तक कि हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा देंगे। पूरी दुनिया में कीमत कम होती चली जा रही है, पाकिस्तान में कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है। इस पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं यहीं पे आपके साथ शामिल कर देता हूं। फिर बाकी जो जेल के बाद होता रहा वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताता हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है इसके हवाले से कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में भी बढ़नी शुरू हो गई और बढ़ी, और जब कम हुई तो पाकिस्तान में कम होनी चाहिए थी। हुकूमत ने मार्च अप्रैल में लेवी में इजाफा किया। पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए फी लीटर है। सिर्फ 2 महीनों में अवाम को रिलीफ देने की बजाय हर माह 34 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद किए गए। ये एक मिनी बजट है, ये दावा किया जनाब हुकूमत ने। अच्छा, इसमें एक चीज आप और याद रखें कि हुकूमत कहती क्या है, यानी ऐसी ढीठ और बेशर्म हुकूमत है
کہ وہ صاف کہتے ہیں جی ہم یہ ریلیف عوام کو منتقل نہیں کر رہے، اور چوڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں بھئی عالمی منڈی میں قیمت کم ہوئی ہے، آپ قیمت کم کر نہیں رہے، کیوں؟ جب عالمی منڈی میں قیمت بڑھتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی دل پہ پتھر رکھ کے ہم قیمت بڑھا رہے ہیں۔ بھئی جب قیمت کم ہو رہی ہے تو کم بھی کرو نا، یہ بے شرمی اور ڈھٹائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا جی آگے چلیں کہ جیل میں پھر کیا ہوتا رہا۔ اڈیالہ جیل کے باہر پورا ایک میلہ ہی آج لگا ہوا تھا، سب لوگ ملنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ ایک تنازع ہر دفعہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان کو کیسے فائدہ دیں گے؟ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں کمی کا کون سے فنڈ ہے جو وہاں لگائیں گے؟ حکومت جھوٹ بول کر فراڈ کر رہی ہے۔ اختر مینگل کا رستہ روکا گیا، اور قومی اسمبلی میں حکومت کے کسی ایم این اے کو کہا جائے کہ وہ بغیر سیکیورٹی کے بلوچستان جا کر دکھائے۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بغیر سیکیورٹی کے کوئٹہ سے باہر نہیں جا سکتا، بغیر سیکیورٹی کے کوئٹہ میں نہیں پھر سکتا، باہر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ان کو روکا گیا، داگل کے مقام پر پولیس ناکے پر روکا گیا، اور دوسری دونوں بہنوں کو بھی روک دیا گیا۔ اہل خانہ نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی اور ہمیں کہا گیا تھا کہ جمعرات کو آپ کی ملاقات کروائیں گے، پھر روک لیا گیا۔ اچھا اس کے بعد زرتاج گل وزیر صاحبہ پہنچی، ان کو بھی اسی ناکے پہ روک لیا گیا، اور انہوں نے بتایا جی پورا روڈ بند کیا ہوا ہے، انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، اتنا خوف ہے انہیں ہمارے لیڈر سے ملنے نہیں دے رہے۔ عطا تارڑ ایک نالائق انسان ہے، غیر سنجیدہ انسان ہے، اگر خوف نہیں تو اڈیالہ روڈ کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی اسی مقام پہ روکا گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ ہم پرامن طور پر یہاں آنے کی کال دیں۔ لارجر بینچ کے فیصلے آئے ہیں۔ کل چیف جسٹس نے سلمان صفدر کی ملاقات میں کہا، جو بات چیت ہوئی ملاقات کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جائیں آپ جا کر ملیں، اور پھر بھی نہیں ملنے دیتے، اور انہوں نے کہا میرا نام کبھی بھی کمپرومائزڈ لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات بھی کی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے کی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ جو لوگ بنا لسٹ کے عمران خان صاحب سے مل لیتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے کہہ کر ہماری بھی ملاقات کروا دیں، کیونکہ ہمارے تو کوئی دوست نہیں ہے۔ اب یہ ایک طرح کا تانا بھی ہے اور ایک طرح سے شرمندہ کرنے کی کوشش بھی ہے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، اور آپ لوگ اپنے تعلقات لگا کے عمران خان صاحب سے مل لیتے ہیں تو ہماری بھی ملاقات کروائی جائے۔ بہرحال یہ احتجاج کرتے ہوئے یہ سارے لوگ پہنچ گئے وہاں پہ۔ علیمہ خان صاحبہ، ایک خالی پلازا تھا وہاں پہ جو زیر تعمیر ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، اور ناکے پہ یہ خواتین بیٹھ گئی، عمران خان صاحب کی بہنیں۔ پھر ایس پی نبیل کھوکر کی سربراہی میں پولیس کی اضافی نفری وہاں پہ پہنچی۔ پولیس کے جب شور شرابہ کیا، پولیس نے ان کے اوپر تھوڑا کریک ڈاؤن کیا تو کارکنان کو منتشر کیا گیا۔ پھر عمران خان کی بہنوں نے ایک پلازے کے اندر پناہ لے لی، پولیس کی بھاری نفری پلازے میں داخل ہو گئی، اور ان کے ساتھ خواتین پولیس بھی تھی۔ پولیس نے جو پلازے کا مالک ہے اس کو طلب کر لیا اور اسے کہا کہ جی فوری طور پہ دفتر کو تالے لگاؤ، پلازے کو بند کرو۔ پلازے کا مینیجر جو ہے وہ تالے لے کے پہنچ گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی ریاست خوفزدہ ہے کہ پچھلی مرتبہ عمران خان صاحب کی بہنیں باہر پریشانی میں کھڑی تھیں، اس سے پچھلی مرتبہ ان کو بارش میں اتنی دور دراز علاقے میں چھوڑ کے آ گئے۔ پچھلی مرتبہ وہ بیچاری باہر دھوپ میں کھڑی تھی تو سامنے انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا ڈھابا کھلا ہوا تھا، وہ اس کے اندر گئی تو پولیس نے جا کے وہ زبردستی بند کروا دیا کہ نکلو یہاں سے بھی۔ اب وہ ایک پلازے کے اندر، اور یہ ظلم یاد رکھا جائے گا، اس سے 1% ظلم بھی کبھی مریم نواز نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا، یا اتنا ظلم کبھی بلاول کی بہنوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بلاول کا تو ایک فوٹو ہے نا کہ بے نظیر بھٹو کی انگل کے ساتھ لگا ہوا جا رہا ہے ایسے پکڑ کے ساتھ جیل کے اندر زرداری کو ملنے کے لیے، تو وہ اس تصویر کو آج تک بیچتے ہیں۔ نواز شریف کا فوٹو ہے کہ وہ آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ ایک جنگلے کے پیچھے پکڑ کے کھڑا ہے۔ لیکن یہ ظلم ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جس ڈھابے میں پناہ لو اس کو بند کروا دو، جس پلازے کے اندر پناہ لو اس پلازے کے مالک کو بلا کے اس کو تالے لگوا دو۔ انہوں نے ہر وہ ظلم کیا ہے جس کی آپ ماضی میں کوئی مثال نہیں دیکھتے۔ یعنی فاطمہ جناح صاحبہ کے اوپر بھی انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا، لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ذوالفقار دی بھٹو کے اوپر ظلم کیا گیا۔ لیکن وہ تمام مظالم آپ اکٹھے کریں تو جو آج کل کے دور میں ہو رہا ہے وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو اب کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں کبھی ایسے پبلک کے سامنے آئی نہیں اور اس بڑے سکیل کے اوپر نہیں ہوئی۔ کوئی شرم اور کوئی حیا ہوتی تھی لوگوں کی آنکھوں میں، وہ شرم اور حیا ہی جاتی رہی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹرز کے دور دیکھے ہوئے ہیں، پرویز مشرف کا دور تو ہم نے خود دیکھا ہوا ہے۔ اب وہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈکٹیٹرز بھی نہیں کرتے تھے جو اس دور کے اندر ہو رہا ہے، جو اب کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اب کی حکومت جو ہے وہ سہولت کاری کر رہی ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔
तो ठीक है, कभी के दिन बढ़े और कभी की रातें, ये सारा कोई रिकॉर्ड पे रहेगा। कल को ये मार एस्टेब्लिशमेंट को भी पड़ेगी, कल को ये मार जो है वो सियासी जमातों को दूसरी को भी पड़ेगी और उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये निकाल के फिर ये लोग दिखाएंगे ना पाकिस्तानी के, जनाब आपने ये किया हुआ है तो अब भुगतें आप, अब आपको क्या तकलीफ हो रही है। यानी आज किसी भी जुल्म के खिलाफ हसीना वाजिद एक लफ्ज नहीं बोल सकती। वहां एस्टेब्लिशमेंट के जिन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है, एक लफ्ज नहीं बोल सकते, क्योंकि बांग्लादेश के पास पूरी एक तारीख है। वो निकाल के पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड सामने रख देते कि जनाब ये हमारे ऊपर जुल्म और सितम आपने किया हुआ है, इसका आप जवाब दें। अब आप क्यों रोते हैं जब आपके साथ ये चीजें हो रही हैं कानून के मुताबिक। अब नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि आप पैसा पाकिस्तान में लेकर आए, और ये बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान में पैसा लेकर आए। आर्मी चीफ ने भी उनसे खिताब किया है। अब खिताब के बहुत सारे हिस्से निकाल के लोगों ने उनकी मीम्स बना ली हैं। मैं कल भी कह रहा था कि एक बड़े ओहदे के ऊपर अगर आप बैठे हो तो आपको खासा मोहतात होना पड़ता है, आपके पास गलती की गुंजाइश कम होती है। लेकिन आर्मी चीफ ने एक तो जो आयत उन्होंने पढ़ के सुनाई कुरान पाक की, और आयत थी इस हवाले से कि पहले तहकीक कर लिया करो जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए। जिस सूरत की उन्होंने वो आयत बताई वो उस सूरत की आयत ही नहीं है। जब लोगों ने तहकीक की तो सबसे पहले तो आर्मी चीफ साहब ने जो सूरत का नाम लिया वो उस सूरत की आयत ही नहीं है। तो तहकीक में तो यही यहां से ही फारिग हो गया सारा मामला कि आप जिस सूरत का नाम ले रहे हैं वो आयत मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल सोशल मीडिया के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ ही आर्मी चीफ वही आयत सुनाते हैं। बहुत सारी आयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़यानत के बारे में, जुल्म के बारे में, जबर के बारे में, वो भी अब निकाली हैं और सोशल मीडिया पे लगाई हैं कि जनाब आपने ये सारा कुछ हमारे साथ किया है। अब आर्मी चीफ कहते हैं जी कि ओवरसीज पाकिस्तानी लेकर आए अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। सियासतदान हमसे ये शिकवा करते हैं कि आप ये तो कहते हैं कि नवाज शरीफ का सरमाया पाकिस्तान से बाहर है, वो क्यों नहीं लेकर आता। आप ये तो कहते हैं कि जरदारी और बिलावल का और उनकी फैमिली का सरमाया पाकिस्तान से बाहर है, वो क्यों नहीं लेकर आता। आप ये तो कहते हैं कि चौधरी बरादरान या फजलुर रहमान या जो हैं, आप सबके बारे में, सियासतदानों के बारे में कहते हैं कि सियासतदान अपना सरमाया पाकिस्तान में क्यों नहीं लाते। तो आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्यों नहीं कहते। तो बिल्कुल ठीक है, उनका शिकवा जायज़ है। अब सवाल तो यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पर तो वो थे ही नहीं बेचारे, उनमें कुछ लोकल्स भी थे, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनकी कैपेसिटी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोग्राम था, ज़्यादातर नून लीग के लोग थे वो ओवरसीज, तो एक सियासी जमात का एक जलसा टाइप था जिससे आर्मी चीफ ने खिताब किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब ये मालूम करना चाहिए कि इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ गए हैं वो उनकी फैमिली और उनका सरमाया किधर है। क्या उन्होंने अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान में की है? क्या इसकी कोई गारंटी है, श्योरिटी है कि आइंदा जितने भी आर्मी चीफ रिटायर होंगे वो अपना पैसा और सरमायाकारी पाकिस्तान में करेंगे, या उनका खानदान यहां पे रह के यहां सरमायाकारी करेगा? क्योंकि ये लोग तो महफूज है ना, इन्हें तो कोई उंगली भी नहीं लगाता। मार तो हम जैसे लोगों को पड़ती है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां उठा लेते हैं। मार तो हर उस आदमी को पड़ेगी जो एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के अगेंस्ट चलेगा। उस आदमी को कभी मार नहीं पड़ सकती या मारा नहीं जा सकता जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होगा, और ये तो खुद एस्टेब्लिशमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज कहां कहां पे हैं दुनिया में, जरा पता करवाएं, और दुनिया के कौन से मुल्क में कहां पे उनके लोग जो है वो सरमायाकारी करना चाहते हैं ये भी पता करवाएं। जनरल राहील शरीफ साहब और उनकी फैमिली किधर है जरा पता करवाएं, उनका पैसा कहां है जरा पता करवाएं। जनरल नदीम अंजुम, अभी तो उनके बारे में पता ही कुछ नहीं चल रहा। जनरल अशफाक परवेज कियानी और उनकी फैमिली कहां कहां कारोबार करते हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में कितनी और बाहर कितनी करते हैं, पता करवा लें आप। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बैरून मुल्क इंतकाल कर गए, उनकी प्रॉपर्टी बैरून मुल्क थी जहां पे वो फौत हो गए, अब उनके बच्चे कहां, उनकी फैमिली कहां है, जरा ये भी आप पता करवा लें। गुज़िश्ता 25 साल में कौन सा ऐसा आर्मी चीफ रिटायर हुआ है जो खुद और उसका पूरा खानदान पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में अपना सारा सरमाया लगाए, इसका जवाब दे दें। यानी मैं ये कहता हूं कि सियासतदानों पे हम तनकीद जरूर करते हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड भी देखनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार है। हर ब्यूरोक्रेट ने अपने बच्चे बाहर से पढ़ाने होते हैं, उनको बाहर के पासपोर्ट दिलवाने होते हैं, उन्हें बाहर मुल्कों के अंदर रखना होता है, उनको वहीं सेटल करना होता है। हर ब्यूरोक्रेट का ये मसला है, हर सियासतदान का ये मसला है। जजेस इवन के पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जाते हैं और इसके सबूत और चीजें मौजूद है एजेंसीज के पास, लेकिन बजाय इसके कि इस सिलसिले को, इन चीजों को ठीक करने के, वो इन चीजों को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का तरीकाकार कि ब्लैकमेल करके अपना काम चला लो, बजाय इसके कि पाकिस्तान को बेहतर किया जाए। नाज़रीन, एजाज चौधरी साहब के खिलाफ जो मामला है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जमानत का, और वहां पे हुकूमत अपनी पूरी कोशिश के बावजूद, इल्जाम यह है ना कि इन्होंने उकसाया लोगों को 9 मई के हवाले से, तो 9 मई या 9 मई से पहले का उनका कोई स्टेटमेंट, कोई वीडियो,
कोई रिकॉर्ड के ऊपर हुकूमत कोई चीज पेश नहीं कर सकी। अब आप अंदाजा करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो मजीद टाइम दे दिया हुकूमत को कि जी ले और लब के कोई और चीज अगर आपको मिलती है तो। चीजें ढूंढने के लिए क्या 2 साल काफी नहीं थे? आज 2 साल होने को आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर टाइम दे रही है इस हुकूमत को कि जाओ जाकर एजाज चौधरी के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ कर लाओ जो 9 मई से पहले का हो। भाई बेल देनी चाहिए, बीमार आदमी है, सेनेटर है, वो सेनेट के इजलास में शरीक होना चाहता है, उसको शरीक नहीं होने देते। और मामला क्या है? सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनकी ख्वाहिश है कि इस आदमी को जेल में रखा जाए, निशाने इबरत बनाया जाए, ये सेनेट के इजलास में शिरकत ना करे। बार बार प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं लेकिन एक मरतबा भी उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। खौफ फैलाने की कोशिश है ना, और खौफ इतना फैल गया है कि मैं मियां अबाद फारूक की वीडियो देख रहा था, उसको गाड़ी में कैदियों वाली वैन में बिठाया जा रहा था अदालत से, उसकी आंखों में अंगारे नजर आ रहे थे और वो इमरान खान के नारे लगा रहा था अपने नजरिए के ऊपर पूरी ताकत से खड़ा। वो आदमी क्या बना दिया आपने उसको? एक नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर था, उसको एक फौलादी आदमी में आपने कन्वर्ट कर दिया। उसका बेटा फौत हो गया, उसका नाम लेते लेते अपने बाप को बुलाते 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 और आपने उसको मिलिट्री कस्टडी में रखा हुआ था। बेटा उसका फौत हो गया, उसको सही तरह से जनाजे में शिरकत भी नहीं करने दी। एक के बाद एक दुख इस आदमी को दिया, लेकिन वो फौलाद का बना हुआ है, वो वहां पे खड़ा होकर इमरान खान के नारे लगा रहा था। उसकी आंखों में रत्ती बराबर खौफ नहीं था। जबकि जिन लोगों ने जुल्म किया या जो लोग जालिम हैं उनके चेहरों पे खौफ पड़ा जा सकता है, साफ दिखाई देता है। वो जाली मुस्कुराहटें और जाली खुद एतमादी जो है वो अपने चेहरे के ऊपर सजा के सामने आते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उनके चेहरे और उनकी आंखें वो सारी कहानी बता रहे होते हैं। आवाज कपकपा रही होती है और एतमाद का फुकदान है। ये हमने देखा है, और एक दफा नहीं कई दफा देखा है। अब नादरीन, लोगों को खौफजदा करने का जो तरीकाकार है वो तो हो गया नाकाम। अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया और ये बड़ा तगड़ा। देखें, खिताब तो अली अमीन गंडापुर कमाल करता है, यानी जब भी बात करता है, खिताब करता है तो कमाल करता है। बस सिर्फ डी में दाखिल नहीं होता। अगर ये शख्स वहां बहादुरी दिखा देता, डी में दाखिल हो जाता, तो इसका नाम तारीख में लिखा जाता। और अगर ये शख्स गिरफ्तारी दे देता या जख्मी हो जाता तो इसका नाम तारीख में लिखा जाता। गिरफ्तारी देने का मौका था, वहां से ये भाग गए। जख्मी होने का मौका था या गिरफ्तार होने का मौका था, वहां से भी ये भाग गए। लेकिन खिताब कमाल किया अली अमीन गंडापुर ने। इसके तो आप 100 नंबर अली अमीन गंडापुर को देंगे कि इन्होंने वकला से खिताब किया लाहौर में, हाई कोर्ट बार में। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने जबरदस्ती लोगों को उठाकर हुकूमतें बनानी शुरू कर दी। ये जूते पॉलिश करने वाले लोग चाहते हैं कि ऐसे चलता रहा तो हम गुलाम ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से नहायत अहम बात करने वाला हूं। मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत इंसाफ पर मबनी थी। आज हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं नजर आता। उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने बहुत कुछ किया। इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने जबरदस्ती लोगों को उठाकर हुकूमतें बनानी शुरू कर दी। इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिए। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, पहले भुट्टो को फांसी दी, अब भुट्टो को अवार्ड दे दिया। इस तरह अपने लोगों को लाने के लिए बहुत कुछ किया। आज पाकिस्तान कर्ज में डूब गया। अब पाकिस्तान खुद मुख्तार ही नहीं रहा, हम गुलाम बन गए। कैबिनेट, हमारे लीडर सब गुलाम बन गए। पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन धांधली की गई। तुम लोगों को सेलेक्टिव लोग नहीं चाहिए। वजीर आला ने कहा कि आप लोग वकील हैं, खुद भी आप मुद्दई हो। इमरान खान मुसलमान की बात करता है, नामूस रिसालत की बात करता है, वो बेगुनाह जेल में है। वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता है। लेकिन जूते पॉलिश करने वाले लोग चाहते हैं कि ऐसा ही चलते रहे तो हम गुलाम ही रहेंगे। इमरान खान का मसला कुर्सी नहीं बल्कि पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाना चाहता है। अच्छी तकरीर की, कारकुनों को गोलियां मारने के ऊपर बात की, मुत्तहिद होने की बात की, और इन्होंने ग्रांट भी दी है जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए। तो इंतजार पंजूथा साहब ने प्रोग्राम करवाया था लाहौर में। अली अमीन गंडापुर साहब का अच्छा खासा इस्तकबाल भी हुआ है। नाज़रीन, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब ने मना किया है कि कोई बयानबाजी नहीं करेगा जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है उसके बारे में। लेकिन दूसरी तरफ वो लगातार माइंस एंड मिनरल्स बिल के बारे में जहन साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, उसने ये कहा कि वफाक और SIFC से कोई डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता इस बिल के मामले पे। तो वो एक तरफ कह रहे हैं खामोशी इख्तियार करो और दूसरी तरफ खुद से इसके ऊपर जहन साजी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब तक इमरान खान साहब ओके नहीं करते तब तक किसी सूरत में कभी भी ये बिल पास नहीं होना। नाज़रीन, आज के दिन में एक और बहुत बड़ी चीज ये है कि सिंध में जरदारी साहब को नानी याद दिला दी है अवाम ने, और इतना वोट डाला है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट
کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے. لیکن رزلٹ آپ دیکھیے گا کیا آئے گا. وہاں پہ کچھ ویڈیوز اور تصویریں اور آڈیوز گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور وہاں پہ جن لوگوں سے بات کی وہ بتا رہے ہیں کہ جناب دھاندلی نہیں دھاندلا ہے, یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں سیٹ جیتنے کی, اور کوئی نہ کوئی گیم یہ ڈال دیں گے عمر کوٹ میں, بھرے ہوئے بکسے پہنچانے کی بھی ویڈیو میں نے دیکھی. تو اس قسم کے کام تو یہ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, لیکن عوام نے بتا دیا کہ عوام اب ان کو برداشت نہیں کرے گی. نہ یہ زرداریوں کو برداشت کر رہی ہے سندھ میں, تو نہ پنجاب میں شریفوں کو برداشت کر رہی ہے. ناظرین, تحریک لبیک نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. غزہ ملین مارچ 1 مئی کو وہ کریں گے, انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے. باقی جماعتوں سے بھی ان کو رابطے کرنے چاہیے, سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. دوسرا, انہیں آرمی چیف اور دیگر جو فیصلہ ساز ہیں ان سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہیے. آرمی چیف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ ساز ہی آرمی چیف ہے پاکستان میں, باقی تو حکومت ہے کسی کی نہیں. اور آرمی چیف ہر چیز کے اندر خود جو جاتے ہیں, خارجی امور پہ بات کرتے ہیں, داخلی امور پہ بات کرتے ہیں, معاشی امور پہ بات کرتے ہیں, تو سوال بھی پھر ان سے ہی ہوگا. تو آرمی چیف سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں امریکی جوش کانگریس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, کیوں پاکستان نے مبینہ طور پہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ اسرائیل کے خلاف جو قرارداد آ رہی تھی اس میں سے سخت چیزیں جو اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث تھیں ان کو نکال دیا گیا. یہ سوال بھی تحریک لبیک کو پوچھنا چاہیے, زوردار طریقے سے پوچھنا چاہیے. ناظرین, اور بھی خبریں ہیں, یعنی نہروں کو لے کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر نورا کشتی کر رہی ہے. خود ہی نہریں بنانے کا حکم دیتے ہیں, خود ہی کہتے ہیں جی ہم نہیں بننے دیں گے, خود ہی حکومت کے اندر شامل ہیں, خود ہی کہتے ہیں نہر بن گئی تو حکومت چھوڑ دیں گے. پہلے خود حکومت میں بیٹھ کے نہر بنانے کا حکم دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں حکومت چھوڑ دیں گے. یہ نہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, یہ نہیں چھوڑ سکتے حکومت, کبھی بھی حکومت نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے باقاعدہ اجازت نہ ملے. جب اسٹیبلشمنٹ طے کر لے گی کہ ہم نے حکومت گرانی ہے, تو تب اسٹیبلشمنٹ ان کو اشارہ کرے گی کہ ٹھیک ہے اب آپ چھوڑ دیں, اب حکومت گرا دیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.